2012 के बाद से हमारा जो राजनीतिक पतन है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, और इसे उठाने के लिए दोबारा से हम जो मान्यवर काशीराम साहब ने 78 में वामसेप का गठन किया था, जो इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक फोर्स बनाई थी, उस फोर्स को दोबारा से हमें डेवलप करना पड़ेगा। दोबारा से वो हमें गांव-गांव जाके कैटराइज लोगों को करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हम वहाँ उठेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, गैप होगा। बहन जी का एक अपना व्यू था, बहन जी देख रही थी कि न जाने मैं सर्वजन हिताय के उससे दोबारा सीएम बन जाऊं, तो उनका एक प्रैक्टिकल हो गया। अब उसको दोबारा से बहुजन मूवमेंट पे ले आए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हो गया जो पीछे हो गया, अभी भी वक्त है, सुधर सकते हैं। तो वो एडिशन वाली बात को अगर वो अपने ब्रेन में डालें कि भाई इससे हम स्वर्ण जन से हम अपना विकास नहीं कर सकते, हम बहुजन पे दोबारा लौटेंगे, तो मोस्ट वेलकम, बहुजन पे दोबारा आ जाओ, दोबारा से हम वहीं से उठना स्टार्ट कर। ये मैं लीडरशिप हूँ, क्या आप 20 दिन के अंदर पूरे देश की या उत्तर प्रदेश की जनता को समझा देंगे? आपने कितनी मीटिंगें की? कायदे से होना चाहिए था। प्रियंका जो है वो 150-500 मीटिंग कर दिया, अखिलेश ने 250-300 मीटिंग की। मैं 10 मिनट में क्या है मेरे पास ऐसा, या मेरे समाज के पास या हमारे नेताओं के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला आगा 20 मीटिंग में आप सारे लोगों के साथ ले आएंगे? राजनीति यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो ग्राउंड पर दिखनी चाहिए, आपको रोड पे नजर नहीं आएगी, चर्चा में नजर नहीं आएगी, जब तो आप कैसे मानेंगे कि राजनीति हो रही है? देश भर में क्या समाज में कोई सुधार आ रहा है आपको लगता है? हाँ, सुधार तो आ रहा है, बदलाव हो रहा है। हाँ, बदलाव हो रहा है, स्थितियाँ बदल रही हैं पहले से। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा बदली है। कहाँ खड़ा देख रहे हैं इस टाइम समाज का? समाज किस स्थिति में खड़ा हुआ है अभी पहले के मुताबिक? यही है कि जैसे डेवलपमेंट जो है, पहले कुछ शोर था, अब ये शोर ज़्यादा है हमारे लिए। जैसे खान पीन का है, रहन सहन का है, कपड़ों का है, पढ़ाई का है, हर चीज़ का महत्व बढ़ता जा रहा है। पहले ये नहीं था हमारे सामने, हमने जो अपनी एज के अनुसार देखा है, इस टाइम तो बहुत बदलाव है। सर, बुद्ध की बात लगातार देश में हो रही है और बुद्ध की उत्पत्ति भी भारत में हुई, लेकिन पतन भी भारत में ही सबसे ज़्यादा हुआ है सर बौद्ध धर्म में। क्या वजह रही, क्या कारण रहे आपके? ये ना तो ऐसा है, हाँ, आप अपना सवाल रिपीट कर रहे हैं जरा, मैं बताऊंगा आपको इस बारे में। सर, बुद्ध की उत्पत्ति यहाँ से हुई, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, लेकिन पतन भी सबसे ज़्यादा भारत में हुआ सर। इसका आखिर क्या कारण रहे, क्या वजह रही? हाँ, इसके बहुत सारे कारण रहे। सबसे पहली बात तो जिस काल में बुद्ध रहे उनको ख़त्म करने के लिए जो ब्राह्मणवाद मनुवाद उस समय था, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। और हमारा जो समाज था, अभी जैसे धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमें नहीं था, हम नहीं समझ पाए। उस समानता का जो अधिकार तथागत भगवान बुद्ध ने दिया, उसको हमें नहीं पता था, लेकिन शिक्षा नहीं थी। आज की परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो बुद्ध को हम लोग समझ रहे हैं। बुद्ध को समझाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो रास्ता दिया है, हम बुद्ध को मान रहे हैं। कारण क्या है? बुद्ध है समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बुद्ध का विचार आया, और इसको एक वर्ग ने समाप्त किया था, ब्राह्मणवाद ने, जहाँ हम जिसको मनुवाद कहते हैं। बट एक चीज़ बड़ा निश्चित है कि जैसे जैसे विज्ञान और शिक्षा औद्योगिकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे बुद्ध भी बढ़ेंगे, और ये जो समता मूलक समाज की स्थापना ये होगी। उम्मीद है सर आपको? बिल्कुल पक्का उम्मीद है, क्योंकि आज जो बदलाव आ रहा है वो पक्का बदलेगा, और निश्चित रूप से जो है बदलाव होगा इसमें। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ, शायद बाबूजी को नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। अभी नैप आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो हमें जहाँ से हम चले थे दोबारा ले जाने के लिए, वहीं के लिए वो नैप आया है। उसमें आप देखोगे स्टेप से जो है ना, जो आपका कल्चर है, आप चमड़े का काम करते हो आप चमड़े के काम करोगे, आप कुम्हार का काम करते हो आप कुम्हार का काम कर रहे हो, आप नाई का काम करते हो आप नाई का काम करोगे। ये ऐसी एक एजुकेशन पॉलिसी है। अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो ओपन एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें आपको बच्चे के मार्क्स जैसे आ रहे हैं, वो आप साइंस लेना चाहो साइंस ले, कॉमर्स लेना चाहे कॉमर्स ले, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहे ह्यूमैनिटीज़ में जाए। पर बट जो ये पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी इतनी गुरुकुल पॉलिसी है बेसिकली, जैसे पहले द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा देता था ना, वैसी पॉलिसी है। इसमें अभी हमारा एजुकेशन लेवल, अभी हमें खुश हैं क्योंकि हमारा अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बाबा साहब की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पर इस आने वाले 10 साल में
जैसे ये इनबिल्ड होगी, ये प्रोग्रेस करेगी एजुकेशन पॉलिसी, हमारा समाज फिर दोबारा से वहीं पहुंचेगा। सर इसका विरोध तो हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उस लेवल पे विरोध नहीं हुआ जिस पर होना चाहिए। जैसे हाँ, आपने कहा बहुत खराब है, हाँ, कई बुद्धिजीवी ने कहा कि हमारे समाज का बड़ा नुकसान बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन इसका विरोध इतना नजर नहीं देखो अभी विरोध अभी इसलिए नजर नहीं आ रहा है और ना कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभी वो अनभिज्ञ हैं, अभी वो जानकार नहीं है कि इससे हमारा कितना बड़ा लॉस होने वाला है। जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, उनके बच्चों को 10th करेंगे तो उसके बाद उनको साइंस नहीं मिलेगी, उनको कॉमर्स स्ट्रीम नहीं मिलेगी, उनसे कहा जाएगा कि तुम जाके बर्तन बनाओ, तुम बाल का काम सीखो, तुम चमड़े का काम करना सीखो, तुम जो गोबर उठाने का काम करो, और तुम जो है गाय भैंस पालने का काम करो। जैसे जैसे समझ में आएगा, लक्ष्मण यादव हैं, मैं बता दूं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कई बार अच्छे से डिबेट किया है, कई बार अच्छे से बोला है। वो हमें जहां से हम चले थे दोबारा वहीं पहुंचाने की पॉलिसी उनकी है। सर ये शिक्षा की बात होगी, अगर हम राजनीति की बात करें तो कहाँ खड़ा समझ? देखो राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति की बात, बाबा साहब ने कुछ थोड़ी सी काम किया, और 78 के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने उस पर फुल काम किया, और हम भारत के सबसे बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से 2012 के बाद से हमारा जो राजनीतिक पतन है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, और इसे उठाने के लिए दोबारा से हम जो मान्यवर काशीराम साहब ने 78 में बामसेप का गठन किया था, जो इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक फोर्स बनाई थी, उस फोर्स को दोबारा से हमें डेवलप करना पड़ेगा, दोबारा से वो हमें गांव-गांव जाके कैडराइज लोगों को करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हम वहाँ उठेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, गैप होगा। सर इस पतन का जिम्मेदार कौन है, राजनीतिक पतन का जिम्मेदार? ओफो, ये आपने वैसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए राजनीति में यदि कोई उठता है तो नेता अपना सीना चौड़ा करता है कि यस इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, लेकिन यदि इस राजनीति में लुटिया डुबोई जाती है तो किसके लिए हम कहेंगे? तो अब भी नेता ही जिम्मेदार हैं। और विशेष रूप से हम यदि आज की पॉलिटिक्स, आज की राजनीति में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में बल्कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, और विशेष रूप से हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप बीएसपी की बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए नेता ही तो जिम्मेदार होंगे। आप लीडरशिप नहीं दोगे तो जनता भाग जाएगी, बिना लीडरशिप के कोई नेता नहीं, जनता नहीं रुकती है। तो आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, आपको अपने प्रोग्राम देने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और छुपा एजेंडा नहीं चलेगा। सर मान्यवर साहब ने आप जैसे लोगों को इकट्ठा किया, हाँ जी, हाँ, और उससे एक मजबूती मिली, समाज का आप एक ऐसा स्तंभ है, हाँ ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग जो कहा जाता है। लेकिन इस समय आप लोग दूर क्यों हो गए, क्या वजह रही जो बीएसपी का आप लोगों ने साथ छोड़ दिया? नहीं, हमने वो जो थिंक टैंक था ना, वो बीएसपी में नजर नहीं आता। नहीं, हाँ ये बात आपकी सही है। जो थिंक टैंक है वो शांत हो गया, शांत या तो कर दिया गया, क्योंकि हम पोलराइज्ड हो गए थे एक पार्टी के साथ, ठीक है, और ये आंख बंद करके विश्वास हम कर रहे थे कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो बामसेप, मान्यवर काशीराम जी का जो बामसेप था, बामसेप आप जानते हैं कि बामसेप के माध्यम से ही जो है पार्टी उठी थी। हम ये कहना चाहेंगे, यदि आप नॉन पॉलिटिकल जड़ को ख़त्म कर दोगे, गैर राजनीतिक जड़ समाज की होती है। पॉलिटिकल जो बामसेप थी वो गैर राजनीतिक था, उसने पूरे देश में एक विजन बनाया, दृष्टिकोण बनाया, बहुजन का कॉन्सेप्ट बनाया, जिसके ऊपर राजनीति की बुनियाद रखी गई, उस पर चले। लेकिन धीरे धीरे यदि वो सिद्धांत खत्म हो जाता है तो फिर पार्टी क्या है? पार्टी भी तो एक बालू की दीवार है, बहुत जल्दी कोई बना देगा और वो ख़त्म भी होगी यदि हम मिशन पर नहीं चलेंगे। मिशन क्या है? मिशन वो मान्यवर काशीराम जी का मिशन था, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था, बहुजन मिशन था। इस देश के जो सर्वहारा वर्ग, जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके अधिकार की बात थी। लेकिन लीडरशिप, यदि आपको लीडरशिप विचलित हो जाए या और कुछ कंप्रोमाइज हो जाए, उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता, आप सब जानते हैं, तो निश्चित रूप से समाज बिखर जाता है। और आज हमारे सामने वो स्थिति है। मैं इसमें एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कहते हुए, जो गलतियां होती हैं वो तो मैं भी गलती कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैच्योर सब नहीं होते हैं और सब सही काम नहीं करते हैं। मैं एक बात कहूँगा कि एडिशन से पत्रकार, जैसे आप अब मेरे से पूछ रहे हो कि भाई आपने इतने सारे इन्वेंशन किए पर आप जो है बल्ब बना ही नहीं पाए, तो एडिशन ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुमने 1000 प्रयोग किए और जो है आप बल्ब नहीं बना पाए, और आपने 1000 के बाद एक बल्ब बनाया। तो एडिशन ने एक जवाब दिया, कह रहे आप ये मिथ्य है, आप गलत कह रहे हो कि मेरे वो प्रयोग बेकार गए। वो मेरे प्रयोग बेकार नहीं थे, वो मेरे प्रयोग सफल थे। मैंने ये बुक में लिख दिया है कि इन प्रयोगों से बल्ब नहीं बनेगा
और जो मैंने लास्ट वाला प्रयोग किया है उससे बल्ब बनेगा। बहन जी का एक अपना व्यू था, बहन जी देख रही थी कि न जाने मैं सर्वजन हिताय के उससे दोबारा सीएम बन जाऊं, तो उनका एक प्रैक्टिकल हो गया। अब उसको दोबारा से बहुजन मूवमेंट पे ले आए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हो गया जो पीछे हो गया, अभी भी वक्त है, सुधर सकते हैं। तो वो एडिशन वाली बात को अगर वो अपने ब्रेन में डालें कि भाई इससे हम स्वर्ण जन से हम अपना विकास नहीं कर सकते, हम बहुजन पे दोबारा लौटेंगे, तो मोस्ट वेलकम, बहुजन पे दोबारा आ जाओ, दोबारा से हम वहीं से उठना स्टार्ट कर देंगे। उसका संकेत बहन जी ने दिए हुए हैं कि बड़ा बदलाव अब होगा, हम पुराने ही रास्ते पे अपने पे आए हैं। संकेत हमने तो दरअसल संकेत देखा नहीं, सही बात है। हो सकता है आपको लगा होगा कहीं संकेत आए, क्योंकि कल 2 दिन पहले जो कुछ स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट में कुछ बातें और आई। हमने जो हार का या जो हम ठीक से नहीं कर पाए, कहीं कि मुस्लिम ने वोट इधर दे दिया, उसने वोट, अब क्योंकि हम पॉलिटिकल बात कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर चर्चा भी हमें सही से कर लेनी चाहिए। तो हम किसी वर्ग को के बारे में कि वो वहाँ चला गया, सवाल ये है, मैं लीडरशिप हूँ, क्या आप 20 दिन के अंदर पूरे देश की या उत्तर प्रदेश की जनता को समझा देंगे? आपने कितनी मीटिंगें की? कायदे से होना चाहिए था। प्रियंका जो है वो 150-500 मीटिंग कर दिया है, अखिलेश ने 250-300 मीटिंग की। मैं 10 मिनट में क्या है मेरे पास ऐसा, या मेरे समाज के पास या हमारे नेताओं के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला आगा 20 मीटिंग में आप सारे लोगों के साथ ले आएंगे? राजनीति यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो ग्राउंड पर दिखनी चाहिए, आपको रोड पे नजर नहीं आएगी, चर्चा में नजर नहीं आएगी, जब तो आप कैसे मानेंगे कि राजनीति हो रही है? तो पॉलिटिक्स के लिए आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पे सुधार करना चाहिए बीएसपी। हाँ, मैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि कहीं मिस्टेक है तो उसका शुद्धिकरण भी होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल चीज़ों पर जिस तरह की बामसेब थी, यदि बहुजन कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुजन कॉन्सेप्ट हमारा आजमाया हुआ है, यह सही है। आप बामसेब की तरह कैडर लगाइए, बिना कैडर, ये मैं भी एक कैडर में रहा हूँ, बामसेब की बहुत सारी मीटिंग्स की है, लेकिन आप बिना कैडर के, बिना मूवमेंट के आप राजनीतिक पार्टी रोक नहीं सकते। आपको बैक जाना पड़ेगा, बहुजन कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा, और किसी CBI से और उससे डरने का जो सर्व समाज का नारा दिया बहन जी ने, उसमें फेल होगी पूरी तरह। अभी तो फेल है, क्योंकि सर्व समाज एक्चुअली भारत की राजनीति जातिवादी पार्टियां हैं, जातिवादी राजनीति है, और जातिवादी राजनीति हम सब जानते हैं कि किसका क्या स्टेप है। इस वर्ग को कभी कोई लीडरशिप मानने को तैयार नहीं है। जाति पे सबसे ज्यादा दाव लगाया उसी ने धोखा दे दिया बहन जी को। अभी देखो, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये वोट भी आया उसी का आया, जिस जाति की आप बात कर रहे हैं वोट भी उसी का है, जो थोड़ा बहुत 10-11% बचा है, ये है भी उसी का है। लेकिन समाज ने दिया 10-11%? नहीं, ब्राह्मण समाज की बात मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, उसकी बात देखे, वो कितने ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, सतीश मिश्रा लग रहे हैं, क्या अच्छा, हाँ, यस, आपको लगता है 10,000 या 5,000 या 10 या 100 वोट मिले? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी ने भी शायद हो सकता है वोट न दिया हो, वो भी बीजेपी के रहे हो, क्योंकि वोट जब डालने जाते हैं तो क्या कोई मुझे देखता है? कोई नहीं देखता। वहाँ वोट के वो तो अपना स्वतंत्र है, आप किसको वोट डाल रहे हैं। मिश्रा जी जितनी बातें कर रहे हैं, जितने परिवार को लगा रहे हैं, मिश्रा जी का एटलीस्ट मोटो है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास और सारी चीजें, वहाँ उनका मोटो है। आप कहीं भी देखो, भरतरथ मौर्य को मारने के लिए जो 14 वर्ष का वनवास राम को कहते हैं, भरतरथ मौर्य को मारने के लिए 14 साल पुष्यमित्र शुंग उसके घर में रहा, है ना, उसके राज में रहा। तो वो वही मिश्रा जी हैं, ये वही दूसरे पुष्यमित्र शुंग हैं। ये जो दाढ़ी वाले अभी हमारे घूम रहे हैं, जो PM हमारे हैं, वो पुष्यमित्र सिंह ही हैं। वो दोबारा से वही राज लाना चाहते हैं जो मनुस्मृति से चलता था। मनुस्मृति, ये जितने भी वेद हैं, आप इनको रेडियो एक्टिव एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कब लिखी है, क्यों लिखी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की बुक्स को आप खत्म करने की प्लानिंग में लगे हुए हो और अपना इतिहास लिख रहे हो, ये क्या मतलब है? नया इतिहास आप करने वाले हो। आपको नहीं लग रहा सर, मिश्रा जी को इतने संसाधन दिए पार्टी ने और उसका रिजल्ट बिल्कुल 0 निकला था, उन पे कोई जवाबदेही बनती है नहीं बनती मिश्रा जी? ऑब्वियसली बनती है। मेरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं परिवार का पालन पोषण ढंग से ना करूं तो जवाबदेही मेरी होगी ना, किसी और की क्यों होगी? कोई किसी और ने थोड़ी ना काम किया, आपने संसाधनों का यूज आपने किया है तो आपके ऊपर होनी चाहिए।
ये तो मौलिक अपने अधिकार भी होते हैं, पर ब्राह्मण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उसका स्वार्थ उसका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारे लोगों के होते हैं, वो मौलिक अगर उनमें आ जाए, जैसे आपने देखा होगा वो शास्त्री जी ने, वो एक ऐसा कांड हुआ, शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पर आज तक आपने किसी ने सुना किसी ब्राह्मण ने अपने पद से इस्तीफा दिया? कभी नहीं देगा। उनका कोई मौलिकता ही नहीं है। अगर वो मौलिकता लाएंगे तो 6743 जातियों में इंसान को बांटने की जरूरत ही क्या है? मोलारिटी उनके अंदर जो नैतिकता है वो है ही नहीं, नैतिकता तो खत्म है। उनके अंदर तो मनुस्मृति है पूरी तरह से, वो मनुस्मृति पे काम करते हैं। अभी थोड़ा एक हाँ देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी जो दृष्टिकोण जो चीज़ें सामने आ रही है, भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति स्पष्ट रूप से आप देखिए कि वो सीधी मनुवाद की है। और मनुवाद और संविधान, आज लड़ाई मनुवाद और संविधान की है। बहुत बार हम जानते हैं, इससे पूर्व में जो भारत इसके आरएसएस की बीजेपी ने कई बार ये बात, नहीं लगता है इस चुनाव ने अम्बेडकरवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी राजनीति का बिल्कुल पतन कर दिया? मैं आपकी बात से कहीं तक सहमत हूँ, इस बात की सही है, क्योंकि देखिए जो हमारा एक मिशन चल रहा था उसमें अम्बेडकरवाद ही तो था, और वो आज की तारीख में बहुत बैक गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं बीजेपी क्या करेगी, संविधान को नहीं खड़ा है। आर्टिकल अभी जैसे हमें मनुवाद की बात करें, आर्टिकल 13 ले खत्म कर दीजिए। उठाने चाहिए, अब बाम साहब को भी कदम उठाने चाहिए। अब बाम से बची कहाँ है, बहुत सारे टुकड़ों में खरीदी। मैंने बात करी है, गैर राजनीतिक जड़ को मजबूत करना होगा, नॉन पॉलिटिकल जड़, वो वेदर इट में भी दिस बाम से और एनी अदर, बट लेकिन दूसरा भी आज दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाम से भी अभी आप मैं बताता हूँ, क्योंकि समाज के कई लोग दूसरी जगह तलाश रहे हैं बाबा साहब को, क्या वहाँ मिल सकते हैं बाबा साहब? जैसे समाजवादी पार्टी होगी या कुछ बीजेपी में जाने या अलग और तमाम पार्टियाँ। नहीं, बाबा साहब का देखो, हाँ बाबा साहब वहाँ तो नहीं मिलेगा, पॉलिटिकली तरीके से आपको मिलेगा, राजनीतिक तरीके से तो कई जगह बाबा साहब मिलेंगे, बीजेपी में भी आपको बाबा साहब मिलेंगे, लेकिन जहाँ मिल रहे थे वहाँ नहीं मिलेंगे। जो बाबा साहब का फ़ायदा यहाँ था, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट चला था ना, जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, वो यहीं था। यहाँ के अलावा कहीं आपको बाबा साहब का कॉन्सेप्ट स्थायी रूप से नहीं मिलेगा, तो ये तो निश्चित है। तो सर लगता अभी समय है बहन जी के पास सुधार कर सकती हैं? बहन जी के पास थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसीलिए लग रहा है कि थोड़ा सा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए मुश्किल लग रहा है। और कुछ लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, नहीं अम्बेडकरवादी नहीं, एक चीज़ बताइए, वो ठीक है, संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, जिंदा जब तक है संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जिंदा भी रह पाएंगे। इधर जैसे बाम सेब की बात कर रहे हैं, बाम सेब खत्म किसने की? बाम सेब के लोगों ने ही बाम सेब खत्म की। काशीराम साहब ने फिर भी जो कई टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं, वो टुकड़े कई भी हो जाएं, लेकिन जिनके अपने स्वार्थ हैं वो कहीं नहीं टिकेंगे। ये कोई न कोई एम्प्लॉयज़ का संगठन तो होना चाहिए। बाम सेब नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन क्या बहन जी ने उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया? क्या काशीराम साहब के बाद एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइज किया गया? मुझे ऐसा लग रहा है काशीराम साहब के साथ ही मिशन तो खत्म हो गया। पॉलिटिक्स रह गई, सिर्फ पॉलिटिक्स रह गई। और हमें अभी तक जो फसल काटी है ना, काशीराम साहब जो बो के गए थे वही काटी है, और इसलिए ये सब खत्म होता जा रहा है। जो नॉन पॉलिटिकल जड़ें जो बोलते थे काशीराम साहब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। एक बार हम सत्ता में आ भी सकते हैं, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। तो जो नॉन पॉलिटिकल कैडर होते थे हमारे, वो तो बंद हो गए। बहुजन समाज बनाने वाला काम बंद हो गया काशीराम साहब के बाद में। कहाँ बहुजन समाज बनाने का? कई लोगों का ये भी कहना, आखिरी कमेंट्स मेरा, कि हिस्सेदारी जो देनी थी ना समाजों को, वो भी देनी बंद हो गई है। आप सही कह रहे हैं, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि यदि हम ये डिमांड करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, शायद हमने हिस्सेदारी नहीं दी, और हमने शायद जिसको गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया, और जो दूसरा वर्ग हमारा, इवन एससी की भी हम बात करें, वो हमसे क्यों छिटका, शायद हमने उसको हिस्सेदारी नहीं दी। यदि हम उन सभी को भी साथ में रखते और उनको सही से हिस्सेदारी देते, तो शायद वो उधर ना भगता। जहां आज वो तलाश रहा है वहां है नहीं, अंबेडकर वहां नहीं है, दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन कहीं हमसे भी गलती हुई है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों ने सतीश मिश्रा को अपना नेता नहीं माना, उन्हें स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी से।
बात तो सही है, लेकिन वो देंगे नहीं, उन्होंने बहुत पुराने वो हैं। जब तक नैतिकता, मैंने एक वर्ड देखिए, बोला था, नैतिकता ब्राह्मण में होती ही नहीं है। उसे अपने स्वार्थ से मतलब होता है, वो स्वार्थ के अपने वसीभूत होकर काम करता है। उनका काम 3% लोग जो पूरे देश पे राज कर रहे हैं, उनके अंदर नैतिकता ना है, इसीलिए राज कर रहे हैं। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का नहीं था, डिवाइड एंड रूल ब्राह्मणों का था। मनुस्मृति का डिवाइड एंड रूल था। अंग्रेज अगर ऐसे होते तो लॉर्ड मैकाले को जरूरी क्या थी गांव-गांव स्कूलों की पद्धति को लागू करने की? 1818 में लॉर्ड मैकाले ने गांव-गांव स्कूलों की पद्धति को लागू किया, तो लॉर्ड मैकाले को क्या जरूरत थी? उससे पहले तो इन अंग्रेजों, ये जो सभी के साथ में अपने राजाओं के साथ जो रहे हैं, इनके मंत्री रहे हैं, ये चाहते ही तो ये करवा देते। आपको नहीं लगता राजभर को, मौर्य को, शाक्य को, कुशवा को अब इनको हिस्सेदारी देनी चाहिए, इनके नेता लाने? बिल्कुल देनी चाहिए। बेसिकली हमें जहाँ से हम चले थे, हम कौन है? हम भी तो वही हैं। बस हम इस जाति ने बदल के हमें चेंज कर दिया। हम भी तो अशोक के वंशज हैं, पर अब हम जाटव हो गए हैं। ये पद्म सिंह ने पहली बार हमें जाटव वर्ड दिया है, आगरा में जाटव वर्ड। तो हम कहाँ से निकले हैं? हम वही हैं, बस हमारा नाम अलग अलग कर दिया है कि तुम ये हो। 6743 जातियाँ पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है, केवल भारत देश में। तो आप इस पे काम करना पड़ेगा ना हमें। आप एक छोटी सी चीज़ ये देखो, जब हम नेचुरल चीज़ पे जाते हैं, प्रकृति ने सब चीज़ को बनाया है। हमारे पूरे संसार में 4 ब्लड ग्रुप हैं, हम उन्हीं से आदान प्रदान करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, RS फैक्टर और ब्लड ग्रुप को पहले देखा जाता है, जब ही उसको ब्लड दिया जाता है। तो जब प्रकृति ने हमें इतना बड़ा भिन्नता नहीं लाए, तो ये कौन होते भिन्नता लाने वाले? इस चीज़ को हमें समझना है। और ये हमारे जो जाटव लोग हैं, जो जाटव कम्युनिटी से आते हैं, ये थोड़ा सा विद्वान हो गए, पढ़ गए, तो सबसे ज़्यादा मजबूत भी होगा आर्थिक स्थिति से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगंडा इनके खिलाफ लाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के खिलाफ लाया जाता है। मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगा। एक्चुअली अभी जो भारत के अंदर, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, इस राजनीतिक दृष्टिकोण का हमारे ऊपर सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा, वो है संवैधानिक नुकसान। क्योंकि इससे ये दिख रहा है कि यूपी यदि उन्होंने ले लिया तो उनको केंद्र में वो आएंगे। संविधान पर खतरा है, ये होगा कि यदि संविधान को यदि समीक्षा नहीं कर सकते तो धीरे धीरे एक आर्टिकल करके उनको समाप्त करेंगे। यदि आर्टिकल 13 को ले आते हैं, जिसमें बाबा साहब ने लिखा था कि आज संविधान पर लिख दिया कि भारत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेट करने वाले ग्रंथ हैं, जो गैर मानवतावादी ग्रंथ हैं, जिनमें जो असमानता है, आज के दिन वो नील किए जाते हैं, जीरो किए जाते हैं, शून्य किए जाते हैं। इसका मतलब उसी दिन आपकी रामायण महाभारत और ये जितना भी जो मनुस्मृति है, वो सारी शून्य हो गई थी। बट ये आज फिर उस चीज़ को लाना चाहते हैं। यदि एक आर्टिकल भी समाप्त कर देते हैं, आपके संविधान खतरा हो जाएगा। और दूसरा ये है, क्योंकि इसके माध्यम से ये संविधान को ख़त्म करेंगे। नौकरियों में इन्होंने बैन लगा दिया, सरकारी नौकरी नहीं होगी, आरक्षण खत्म हो गया सरकारी, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान संविधान में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सरकारी नौकरी खत्म कर दी तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता। आप निजीकरण ला रहे हैं, तो निजीकरण में उसमें आपने हमें भी तो हिस्सा दीजिए। वो कितने 1000 करोड़ रुपया लेता है, बैंक से खरीदता है, लेता है, और इंडस्ट्री लगाता है, उसको बट्टे खाते में डाल देता है पैसे को। इतने 1000 करोड़ रुपए ले लेता है, वो पैसा मेरा भी तो निजीकरण में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो हमें संविधान की रक्षा करनी। आज हमारा संविधान खतरे में। जी सर, अच्छा, जो आप कह रहे थे ना कि मिश्रा जी को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं, लोग कह रहे हैं वो जब तक ये BSP से मिश्रा जी को फायदा होता रहेगा और जब तक तहस नहस नहीं कर देंगे, मिश्रा जी कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले सरकार रही, मिश्रा जी के पूरे परिवार ने लाल बत्ती की गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं और अभी भी पूरा मौज ले रहे हैं। अभी राज्यसभा के वो MP भी हैं। तो जब तक उन्हें फ़ायदा मिलेगा, हाँ 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अभी बहुत कुछ माल है BSP के पास। जब तक पूरा जीरो नहीं हो जाएगा ना, और BSP जीरो नहीं हो जाएगी, मिश्रा जी नहीं जाने वाले। वो आए इसलिए। इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। अभी आप देख रहे हैं, और मैंने भी अभी जो MLA के जो सीटें आई हैं और जीते हैं, उसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो SC और OBC के लोगों की है। तो हम उनको कह रहे हैं जो उनके द्वारा चुने जाते हैं, उनके नेता, हम उनको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जो चुन के गए हमारे लोग, वो अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लगते हैं? वो अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? उनका मुंह केवल उबासी लेने के लिए खुलता है और केवल खाना खाने के लिए ही खुलता है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं वो इस्तीफा दे देते हैं?
वो कैसे आ जाएंगे? वो कैसे भी नहीं आ वो तो सकते हैं। क्लियर कहते हैं ना, हमें समाज ने नहीं चुना, हमें तो पार्टी ने चुना ना। नहीं, पार्टी ने चुना है तो जब उनसे सवाल किया जाता है हमें तो पार्टी ने चुना, समाज पार्टी ने नहीं चुना तो वोट तो समाज ने दी ना। हाँ। आप जब अपने समाज ने हमें मैं वोट मौर्य, दिया, पार्टी को। आप मान के चलो मैं मौर्य हूँ और मैं मौर्य समाज से आता हूँ और पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया कि भाई तुम बीजेपी से टिकट लड़ रहे हो, और मौर्य समाज ने वोट नहीं किया क्या? आप मौर्य समाज के बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट कर वो क्यों नहीं करते हो? कौन करेगा ये समाधान? ये नेता ही करेंगे ना। ये सब चीजें वो नेता ही करना है ना, उनको करना चाहिए ना। तो वो करते कहाँ? वो तो ये बोलता जो ही नहीं बात है। कह रहे हैं आप, इससे सरकारें गिर भी सकती हैं, बन भी भी पर सकती कोई हैं। करने वाला नहीं है। नहीं, हमारे 132 एससी के एमपीज बैठे हुए हैं जो बिल देखते भी नहीं है, बिल पढ़ते भी नहीं है, साइन कर देते हैं, है ना। ये सारी जो भी चीजें परिस्थिति बनी समाज की, कैसे देख रहे हो उसको? कैसे क्या देख रहे हैं, इससे मतलब ये दुखदाई है वैसे तो देखा जाए तो। राजनीति का बिल्कुल पतन हो गया, बिल्कुल पतन हो गया है जी। और इसमें मतलब पब्लिक की गलती तो है, हमारे राजनेताओं की ज़्यादा गलती है। जो भी यहाँ से जीत के जाता है ना, वो फिर पब्लिक के बारे में सोचता नहीं है बिल्कुल भी, तो पब्लिक से संपर्क छोड़ दिया छोड़ दिया बस ये है। तो क्या आप सर कोई बदलाव, सुधार हो सकता है? सुधार क्यों नहीं हो सकता? हर चीज़ में होता है सुधार तो। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आप लोग वो संघर्ष वाले लोग हैं, हाँ संघर्ष जिन्होंने वाले, सब हाँ सुधार तो हर चीज़ में हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें नहीं हो सुधार। लेकिन लेकिन बहन जी को भी अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। जो ऊपर ऐसे लोग बैठा रखे हैं उनको भी हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, लो हो गया। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।